जो बेस है हमारी टेंशन्स का, हमारे स्ट्रेस का, हमारे डिप्रेशन का, वो बेस रीज़न कॉमन है। और आज हम उसी बेस रीज़न को फिर से रिवाइज करेंगे एक बार और देखेंगे कि इसको रामायण में राम और लक्ष्मण के बीच में कन्वर्सेशन हुई है और कैसे भगवान ने दो मेन रीज़न डिफाइन किए हैं हमारी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स के। तो रामायण में एक अरण्य कांड एक चैप्टर है, उसमें वनवास का टाइम है। भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी तीनों जो है वो वनवास के टाइम पर हैं और वहाँ पर एक कन्वर्सेशन लक्ष्मण और भगवान राम के बीच में होती है। तो लक्ष्मण भगवान राम के पास आते हैं और एक चौपाई आई है बड़ी अच्छी कि एक बार प्रभु सुख आसीना, कि एक बार प्रभु भगवान राम सुख मतलब बड़े इत्मीनान से बिना किसी और एंगेजमेंट के बैठे हुए हैं और लक्ष्मण कहें वचन छल ही ना, और लक्ष्मण उनसे कुछ बात कह रहे हैं, कुछ ऐसे कन्वर्सेशन है जिसमें छल नहीं है। अब देखिए, हालांकि इस चौपाई का हमारे आज के डिस्कशन से इतना रेफरेंस नहीं है, बट जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, कि दिस इज द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, दिस इज द आर्ट ऑफ डिस्कशन। एक पार्टी हो रही थी पीछे, तो किसी की ऐसी डिनर पार्टी थी, तो एक भाई साहब आए, कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप मेडिटेशन सिखाते हैं। तो मैंने कहा सिखाते तो नहीं है, लेकिन जो भी आता है शेयर करते हैं। तो कहते हैं मैं आपसे मेडिटेशन के ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, ना तो ये माहौल है, ना ये माइंडसेट है, रात का 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो द पॉइंट ऑफ द बीइंग कि हम जब भी किसी से कुछ सीखने की कोशिश करें तो समय का अनुकूल होना बहुत जरूरी है। तो लक्ष्मण जी ने ऐसे नहीं देखा कि भगवान राम कहीं राक्षसों के बीच में हो या कहीं कहीं एंगेज हो। एक बार प्रभु सुख आसीना, आप जिससे सीखने जा रहे हो उसकी अवेलेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है ना, मेंटल अवेलेबिलिटी, फिजिकल अवेलेबिलिटी। और दूसरी चीज क्या है किसी से कुछ सीखने के लिए? लक्ष्मण कहें वचन छल ही ना। अभी तो अगर हम किसी से कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर हम ऑलरेडी अपने दिमाग में बायसनेस लेकर के बैठे होते हैं। अगर एक भरी हुई बाल्टी को कुएं में डालोगे तो कुछ निकल के तो आएगा नहीं। अगर आपको कुएं से कुछ चाहिए तो आपको अपनी बाल्टी को खाली करना पड़ेगा। तो इसीलिए आया है छलहीन, यानी कि अनबायस्ड। तो एनीवेज, तो एक छोटा सा देखो तुलसीदास जी ने कैसे डे टू डे बेसिस पर चौपाइयाँ लिखी हैं कि अगर हमें किसी से कुछ सीखना है, एक कन्वर्सेशन करनी है, कुछ क्वेश्चन आंसर करना है, तो सामने वाले का फिजिकल और मेंटली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप चलते फिरते ऐसे नहीं बात कर सकते हो। और दूसरा, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, यू रियली नीड टू हैव अ क्यूरियोसिटी टू लर्न। ना कि मैं इनसे ऐसा सवाल पूछ दूं कि इनका जवाब ही ना पता हो, इनको चित कर देता हूं मैं। कई बार होता है ना, हम लोग ऐसे ही बैठे हैं तो कई बार हम ऐसा भी सवाल करना चाहते हैं कि जरा मैं भी चित कर दें कि देखो मुझे कितना पता है। तो ठीक है भाई, आपकी बाल्टी भरी हुई है, आपको कुएं से नहीं मिल सकता कुछ भी, आप अपनी बाल्टी लेकर के चले जाओ, आपको जो करना है। एनीवेज, तो लक्ष्मण ने जो भगवान राम से क्वेश्चन पूछा वो यही है कि हमारी जो मेंटल वाइसेस हैं, जो हमारा एंगर है, जो हमारी ग्रीड है, जो जेलिसीज है, हेट्रेड है, इसका रीज़न क्या है? तो भगवान राम एक बहुत ही अच्छी चौपाई में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कहते हैं कि मैं और मोर तोरते माया, कि मैं और मेरा, मैं मतलब ईगो और मेरा मतलब अटैचमेंट। मैं और मोर तोरते माया, माया की ये दो, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक ईगो और एक अटैचमेंट, ये माया है। और यही माया आपको अपने मेंटल इवोल्यूशन से रोक के रखती है। माया का मतलब अगर आप किसी जनरल किसी आदमी से पूछोगे कि माया क्या है, तो वही पैसा माया है, जमीन जायदाद, घर, बीवी बच्चे माया है, छोड़ो। भगवान राम के हिसाब से ये माया नहीं है, वरना लिख सकते थे कि पैसा और जायदाद तोड़ते माया, लेकिन ऐसा नहीं। कह रहे हैं एक ईगो और एक अटैचमेंट, ये दो चीज माया की कैटेगरी में आती हैं। और यही बस कीन है जीव निकाया। निकाया मतलब टू लिव। जो जीव है, अब 24 घंटे हम लोग देखें अगर अपने लाइफ को, तो बाय एंड लार्ज द एंटायर डिसीजंस दैट वी टेक इन 24 आवर्स आर ईदर डोमिनेटेड बाय अवर ईगो और दे आर डोमिनेटेड बाय अवर अटैचमेंट। शायद जॉब्स हम जब करते हैं तो हमारे डिसीजंस इतने इन्फ्लुएंस नहीं होते होंगे, बिकॉज दोज आर
मेड बाय सम पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन हम लोग जब आपसदारी में अपने डिसीजंस लेते हैं, अपने 24 घंटे की दिनचर्या करते हैं, तो नॉर्मली हमारा जो माइंड है वो हमारे ईगो और अटैचमेंट से गवर्न होता है। तो ये तो अंडरलाइन रीजन हो गया। अब ईगो क्या है? ईगो का रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था रावण है। अब जब रावण आएगा तो उसके साथ उसके चट्टे बट्टे भी आएंगे। तो रावण का जो लड़का है वो है मेघनाद। मेघनाद रिप्रेजेंटेशन है एंगर का। अब आप देखिएगा कि जब कभी हमारे ऊपर ईगो डोमिनेट करता है, हमारा एंगर जो है वो सरफेस करना शुरू कर देता है। जब कभी भी लगता है कि मेरी बात को सुना नहीं जा रहा, मेरी बात को माना नहीं जा रहा, तो अंदर से एक गुस्सा आनी शुरू हो जाती है। ईगो के साथ और क्या क्या आता है? जेलसीज आती हैं कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। जेलसीज आनी शुरू हो जाती है अंदर ही अंदर। उसने बड़ी गाड़ी खरीद ली यार, उसने तो कुछ किया होगा, 2 नंबर का काम करता रहता है। हम अपने आप को जस्टिफिकेशन देते हैं हमारी जेलसीज को हम राइट प्रूव करने के लिए। तो ईगो इज द अंडरलाइंग रीजन, और उसके ऊपर जो है वो है एंगर साथ में रहेगा, जेलसीज साथ में रहेंगी, हेट्रेड। हेट्रेड का जो अंडरलाइंग रीजन है वो ईगो है, जिससे जितनी ज्यादा हमको ईगो की टसल होगी उतना हम उससे ज्यादा हेट करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं जो जानता हूं वही सही है। जब जब रावण आपके पर्सनालिटी पर आके बैठता है तो 3 चीजें होंगी। मैं जो जानता हूं वही सही है, मैं जो समझता हूं वही सही है, और मैं जो बोलता हूं वही सही है। रावण के साथ यही था। जब शूर्पणखा की नाक काटी गई तो रावण ने बोला कि खर दूषण मोहे समान बलवंता, कि खरदूषण को जब भगवान ने मारा है और रिपोर्ट करने पहुंची है शूर्पणखा, तो रावण ने क्या बोला कि खर दूषण मोहि समान बलवंता, तिन्ही के मारे बिनु भगवंता, कि भगवान के अलावा तो इन दोनों को और कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि ईगो हावी हो गया तो उसको लगा कि नहीं यार, फैक्ट आपके सामने है, फिर भी आप उस फैक्ट को हम पकड़ नहीं पाते अपने ईगो के चक्कर में। तो रावण के साथ क्या था? मैं जो जानता हूं वही सही है, मैं जो समझता हूं वही सही है, और मैं जो बोलता हूं वही सही है। और यही हमारे साथ भी होता है। हम जब कभी भी ईगो में डोमिनेट होंगे, वट एवर आई नो, वट एवर आई थिंक, वट एवर आई स्पीक इज द अल्टीमेट ट्रूथ। और सामने वाला अगर उससे वाकिफ नहीं होता है, सिंक नहीं अगर बनता है, तो हमारा फिर टसल जो है वो होना शुरू हो जाता है। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि सामने वाला अगर हमसे अगेंस्ट में कुछ कह भी रहा है उस फैक्ट के ऊपर, तो उसका अपना भी कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसकी अपनी भी कुछ थॉट प्रोसेस है, उसने अपनी भी लाइफ में कुछ देखा सुना होगा, तो इसलिए उसके व्यूज हमारे व्यूज से थोड़े डिफरेंट हैं। लेकिन ईगो हमारे उस विजन को वाइड नहीं होने देता। तो ईगो इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ हेट्रेड, ऑफ एंगर, ऑफ जेलेसी। ये 3 चीजें, ये तो हो गया ईगो। दूसरा क्या है? अटैचमेंट, चिपकन, और आ जाए और आ जाए। अटैचमेंट के साथ सबसे बड़ी बात है एक तो फियर। जो फियर है, अब जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में आप आए और एक बड़ा महंगा वास रखा हुआ है, फूलदान रखा हुआ है, और आपको कल पता चले कि मेरा फूलदान चोरी हो गया। आपको तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, और अगर वही फूलदान आपके घर में रखा हो और चोरी हो जाए तो आपको फर्क पड़ेगा। तो रीजन जो है वो फूलदान का चोरी होना नहीं है, आपका था। प्रॉब्लम इस बात से हो रही है, जो जो समस्याएं आपकी लाइफ में आपको बॉदर करती हैं ग्रीड की वजह से या अटैचमेंट की वजह से, वही समस्याएं अगर किसी और के घर में हो रही होंगी आपको बॉदर नहीं करेंगी, क्योंकि बॉदरेशन का रीजन उन समस्याओं का होना नहीं है। बॉदरेशन का रीजन उस फूलदान का चोरी होना नहीं है। चूंकि अब ये फूलदान आपके घर में है, आपको उससे अटैचमेंट है, तो प्रॉब्लम इस चीज से है। इसीलिए भगवान ने बोला कि पैसा प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा घर प्रॉब्लम नहीं है, महंगी गाड़ियां प्रॉब्लम नहीं है, तिजोरियों में जेवर भरे रहे प्रॉब्लम उस चीज से नहीं है। लेकिन यह मान के चलना कि यह हमेशा आपका बना रहेगा, प्रॉब्लम इस चीज से है। जिस वक्त आप अपना माइंड अगर ये सेट कर लो, भाई अगर आप ये सोफा किराए पे लीज पे लेकर के आए, रेंटल स्टोर पे गए, आप एक सोफा रेंट पे लेके आ गए,
आपको पता है कि 12 महीने बाद ये चला जाएगा, चला गया, अब आपको प्रॉब्लम थोड़ी ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने मान के रखा हुआ, हमको पता है कि ये 12 महीने के लिए आप लेकर के आए हुए हैं। प्रॉब्लम तब होती है कि हम अगर उस मटेरियलिस्टिक वैल्यू को मान के चलते हैं कि अब तो ये जा ही नहीं सकती हमारे पास से ये, तो जो अटैचमेंट है, एक तो फियर बना रहेगा कि हाय कहीं चला ना जाए। पहला तो है कि आ जाए, और दूसरा है कि हाय कहीं चला ना जाए। तो एक तो फियर हमेशा बना रहेगा, जितना ज्यादा हमारा अटैचमेंट डोमिनेट करेगा उतना फियर हमको बना रहेगा कि हाय ये चला ना जाए कहीं, पूरा माइंड उसी में जो है वो, और भगवान ना करे अगर कहीं चला गया तो अब आपकी पूरी एंगेजमेंट इसी में हो जाएगी कि भैया उसको मैं रिट्रीव कैसे करूं। और दूसरा अटैचमेंट के साथ आती है ग्रीड, जिसको हम कहते हैं होर्डिंग टेंडेंसी, और इकट्ठा कर लें, इकट्ठा कर लें। तो अब आप अगर इस मैं और मेरा, ईगो और अटैचमेंट, और इसके साथ जो इसके ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ईगो के साथ एंगर है, और आपका हेट्रेड है, जेलसीज हैं, और इधर अटैचमेंट के साथ आपका ग्रीड है और फियर है। अब अगर आप ये 5-6 चीजों को कंबाइन कर लें तो दिस इज द रीजन फॉर आवर मेंटल स्ट्रेस। और लाइक आई सेड, आयरॉनिकली इन रीजंस का हर पर्सनैलिटी का सोल्यूशन अलग अलग है, क्योंकि मेरा एंगर किसी और वजह से हो सकता है, आपका एंगर किसी और वजह से हो सकता है, मेरे को होर्डिंग टेंडेंसी किसी और चीज से हो सकती है, आपकी किसी और चीज की हो सकती है। ये कोई फिजिकल शरीर की बीमारियां नहीं है ये, कि आपको भी अर्थराइटिस है, मुझे भी अर्थराइटिस है, भैया सेम क्रीम काम कर जाएगी, सेम एक्सरसाइज, सेम फिजियोथेरेपी काम कर जाएगी। ये मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं ये, और इसका कोई सेम कुकी कट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन 2 प्रैक्टिसेस जो हम लोग हमेशा से प्रोपोगेट करते हैं वो इसको हमें हेल्प कर सकती हैं कंट्रोल करने में। ईगो के लिए मेडिटेशन, अगर किसी को लाइक वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि अगर मेडिटेशन स्पिरिचुअली नहीं समझ में आता है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर हम इनकॉर्पोरेट कर सकें 4-4, 5-5 घंटे के बाद 10-15 मिनट का विंडो निकाल करके, तो यस, एक तो आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, दूसरा हमको प्रैक्टिस हो रही है अपने माइंड को एक ऐसे रेल्म में रखने की जहां पर हम ना कुछ कर रहे हैं और ना हम कुछ करने की सोच रहे हैं। जो मेडिटेशन का जो रियल रीजन बताया गया है वो यही है, टू गेट इनटू अ स्टेट वेयर योर माइंड इज नीदर डूइंग एनीथिंग नॉर यू आर थिंकिंग टू डू एनीथिंग। हम बस आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो इससे तो हमारा ईगो डोमिनेट होना कम हो जाएगा धीरे धीरे। और दूसरा अटैचमेंट है, जिसके लिए मैंने बोला सेल्फलेस सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हमारे पास है उससे हम शेयर करें। हम जितना शेयर करने की टेंडेंसी रखेंगे उतना हमारा अटैचमेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और शेयर ऐसे नहीं कि जान पहचान वाले के साथ कर रहे हैं, आपने मुझे कर दिया, मैंने आपको कर दिया, दैट इज नॉट शेयरिंग। ये तो टिट फॉर टैट वाली बात हो गई। अगेन, शेयरिंग टू अ पर्सन और अ प्लेस कि आप उससे डिस्कनेक्टेड हो, उसको ना पता चले कि आपने दिया है, आपको ना पता चले कि आपका दिया हुआ किसके पास गया है। ये है सेल्फलेस शेयरिंग। तो एक ईगो और एक अटैचमेंट, मेडिटेशन एंड सेल्फलेस सर्विस। एक आपको कबीर दास का दोहा याद होगा कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। सबको याद है, बहुत सुंदर। तो अगर आप इस, बहुत ही डीप मीनिंग है इस दोहे की। आपको चक्की पता है क्या होती है? तो चक्की 2 राउंड स्टोन्स, उसको हम घुमाते हैं और ऊपर वाले स्टोन पर एक छेद होता है, उसमें से हम जो है वो अनाज डालते हैं एंड यू कीप ऑन ग्राइंडिंग, और चारों तरफ से अनाज जो है वो बुरादा बन के गिर जाता है। तो ये इतना डीप मीनिंग है इसका कि बताने की कोशिश यही कर रहे हैं कबीर दास कि वो जो 2 स्टोन्स हैं, दे आर ईगो एंड अटैचमेंट। और इस ईगो और अटैचमेंट के बीच में जो हमारी पर्सनालिटी है कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। हमारी जो पर्सनालिटी है वो इन 2 पार्टों के बीच में बुरादा बन चुकी है एकदम। ईगो और अटैचमेंट इतना ज्यादा हमारी पर्सनालिटी को ये ग्राइंड कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे कि हमारी जो इंडिविजुअलिटी है, जो एक प्रॉपर ह्यूमन माइंड की क्वालिटी होनी चाहिए, उसका जो है वो
बुरादा बन चुका है, इतना ज़्यादा हम पिसे जा रहे हैं। और चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, तो कबीरदास को रोने की क्या ज़रूरत थी भाई? एक फैक्ट है ये कि दो पार्टों के बीच में, अगर वो स्पिरिचुअली भी कह रहे हैं कि ईगो और अटैचमेंट के बीच में हमारी पर्सनैलिटी का पाउडर हो रहा है, तो इसमें रोने की क्या बात है? तो उसके पीछे का रेफरेंस ये है कि मान लीजिए आपके घर में एक 24-25 साल का बच्चा है। अब आप उसको बड़ा समझाते हो, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो कि भाई ये डिसीजन सही नहीं है, ये डिसीजन सही है। और वो बच्चा बड़ा हो चुका है, उसका अपना माइंड डेवलप हो चुका है, वो कहता है अरे आप हटाओ, मैं अपने हिसाब से। और आप देख रहे हो कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप क्या करोगे? बैठे बैठे रोगे कि यार मैं कुछ। तो ये जो बड़े बड़े सेंट हुए हैं जिन्होंने लाइफ की एनलाइटमेंट को अचीव किया है, जब ये देखते हैं कि कम्युनिटी एक ऐसे डायरेक्शन में जा रही है जहां रिजल्ट जो है वो डिक्लाइन ही है, जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही मिलेगा, और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन कम्युनिटी इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। तो चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए कि दो पाटन के बीच में बाकी। कह रहे हैं यार, इतना समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कबीर हो, चाहे तुलसीदास हो, भगवान राम हो, कृष्ण हो, लेकिन सोसाइटी जो है वो बाई एंड लार्ज हम लोग उस चीज़ को समझते नहीं है। तो लिहाजा क्या होता है, दो पाटन के बीच में पर्सनालिटी जो है वो बुरादा होती जा रही है। चलिए भाई, बोल गुरुदेव भगवान की जय।